Welcome to Yes Sampat Educator. Good morning, Jai Hind, one and all who are present over here. Akanksha, good morning. Mohammed, good morning, Jai Hind. John, good morning, Jai Hind. So let us start this particular session over here and today is the date about the 13 सितंबर 2022। तो आज की जो तारीख है 13 सितंबर 2022, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, हिंदू न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ आज हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं, वो आज देखेंगे कि क्या भारत नागालैंड को सेपरेट होने देगा, क्या है ये नागालिम। ओके, तो पूरा का पूरा जो एडिटोरियल वगैरह जो भी है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा एंड इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल in the YouTube over here. Okay, so let us start with the first of all with map. Okay, तो यहाँ पर ये जो पाला वेटलैंड है काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, तो देख लीजिए भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, स्टेट्स है, उसके अंदर जो मिजोरम है, मिजोरम के अंदर ये रीजन आप देख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड दी पाला वेटलैंड ओवर हियर। ओके, तो ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में चला था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर दिखा दिया जाए एंड दैट इज अबाउट दी रामसर बाउंड्री ओवर हियर। ओके, तो आगे बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो आज देखते हैं जो आज की जो डेट है वो है 13 सितंबर 2022 और जो पहला आर्टिकल निकल कर आता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर द GS1 एंड GS2 ऑल्सो। ओके, हिंदू वुमन सूट इन ज्ञान वापी केस मेंटेनेबल सेज कोर्ट। ओके, तो यहाँ पर जो आर्टिकल आया है तो आप लोगों को मैंने बताया होगा कि जो हम लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात किया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग वापस इधर देखेंगे। पर यहाँ पर जो 5 महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पर पिटीशन दाखिल किया था कोर्ट के अंदर कि हमें पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पर भेजा जाए या हम लोग पूजा पाठ करने के लिए जा सकते हैं क्या। तो यहाँ पर हिंदू पिटीशन सेलिब्रेटिंग द कोर्ट वर्डिक्ट इन द वाराणसी ऑन द मंडे, तो यहाँ पर इस तरीके की बात की गई है। ठीक है, सो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन द मंडे डिसमिस्ड एंड एप्लीकेशन फिल्ड बाय द अंजुमन। ओके, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी चैलेंजिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट फिल्ड बाय 5 हिंदू वुमेन सीकिंग द राइट टू वर्शिप हिंदू डाइटीज विद इन द ज्ञानवापी मॉस्क प्रीमाइसेस ऑल ईयर राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर जो महिलाओं ने पूजा करने के लिए जो बाद में पहले पिटीशन डाला था, तो यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सामने आई है और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वर्शिप एक्ट जो है उसको आप लोगों को पालन करना होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को हम लोगों ने पहले ही बता दी है। ठीक है, यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ आई थी कि ज्ञानवापी मॉस्क। ओके, तो सबसे पहले उसका मैप देख लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं गूगल मैप सैटेलाइट व्यू से उसको देखूँ और ये आर्टिकल को मैंने पहले ही बताया कि ये आर्टिकल जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 ऑफ द UPSC। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है और उसके बाजू में देखा जाए तो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है। उसको थोड़ा और मैं अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो येलो बाउंड्री है, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो येलो बाउंड्री है वो येलो बाउंड्री है एक्चुअली काशी विश्वनाथ टेम्पल की। ठीक है, और यहाँ पर है ज्ञानवापी मस्जिद। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीके से उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि मंदिर को यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है मस्जिद के अंदर। ठीक है, तो उसके प्रीमाइसेस के अंदर। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इज क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो ये चीज़ एक दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर रिलीजियस हार्मनी हमें सभी लोगों को मेंटेन करनी है, सो दैट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है एक ही ऑलमोस्ट प्रीमाइसेस के अंदर देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो व्यू फ्रॉम प्लान शेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी साहब। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर आर्टिकल आया है उसके अंदर यही कहा गया है कि आपको एक मुस्लिम कम्युनिटी ने भी यही कहा है कि यहाँ पर आपको जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ठीक है, उसको जो 1991 में बैन हुआ था, ठीक है, उसको यहाँ पर मेंटेन करना होगा और उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको हमें फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बात की गई ही। देयरफॉर द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 डज नॉट ऑपरेट एज बार ऑन द सूट ऑफ द plaintiffs and the suit for plaintiffs is not barred by section 9 of this particular act। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर आपको
मैप फिर से दिखाना होगा कि ये है ज्ञानवापी मस्जिद और यहाँ पर है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। ओके, तो दैट इज एंशियंट हिंदू इडविक रिबिल्ट इन 1770 काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी के अंदर है, और हिस्टोरिक मॉस्क विथ क्लासिकल डिटेल्स ओवर हियर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप गूगल का मैप देख सकते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल और उसके बाजू में यही है मस्जिद। ठीक है, तो यहाँ पर उसका ये ओरिजिनल फोटो है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है या ज्ञानवापी मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी के अंदर, एक्चुअली यहाँ पर न्यूज़ क्या है। ठीक है, तो वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो सटीक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से कुछ ना कुछ विवाद जारी है। यहाँ पर माना जाता है कि 1699 के अंदर मुगल शासक औरंगजेब ने इस काशी विश्वनाथ टेम्पल को डैमेज कर तुड़वा कर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ या प्रेजेंट उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो 1780 में इंदौर की महारानी जो थी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। प्रेजेंट डे में जिस तरीके से थोड़ा बहुत दिखता है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर मस्जिद को हटाने जाने को लेकर पहला पिटीशन डाला गया था 1991 के अंदर। ठीक है, पिटीशन यानी कि याचिका दाखिल किया गया था। ओके, पर बाद में 2019 के अंदर मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लेकर यहाँ पर जो पिटीशन दाखिल की हुई थी वो अभी अदालत में इतने टाइम से वहाँ पर ही है। ठीक है, उसका कुछ आगे हुआ है नहीं। ठीक है, पिछले साल 5 महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर में रोजाना श्रृंगार गौरी देवी की पूजा करने की मांग वाली पिटीशन दाखिल की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि और वीडियोग्राफी कराए जाने का आदेश भी दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को न्यूज़ में देख सकते हैं। और 6 मई को शुरू हुआ सर्व भारी विरोध की वजह से पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मामला है। आप अच्छी तरीके से आई होप समझिएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट। हम लोगों ने जो 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं कि द 1991 एक्ट सेल्स द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लेसेस ड्यूरिंग प्लेसेस religious character of all places of worship as it stood on August 15, 1947 and mandates that any case seeking the conversion of such a place over here. Okay, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ही यहाँ पर को फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर यहाँ पर जब भी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तभी यहाँ पर सोनिया गांधी जी थे, ये है नरसिम्हा राव जी। तो एक जो कानून आया था जिसको हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड दी पूजा स्थल कानून। ओके, ये क्या कहता है कि 1192 के बाद जो भी ड्यूरेशन है उस टाइम से लेकर 1947 तक यहाँ पर जो भी मंदिर जो है या टेम्पल्स जो है उसको डैमेज किया गया था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थ्रू। तो यहाँ पर और बहुत सारे से टेम्पल्स हैं, बहुत सारे से चर्च हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत ऐसा कहना है कि अभी 1947 के बाद जो जिस सिचुएशन में है उसको उसी सिचुएशन में रखें, उसको एक दूसरे में कन्वर्ट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई थी कि 1991 की में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई थी पूजा स्थल कानून, और मंदिर आंदोलन के दौरे में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए आया था ये कानून। ठीक है, विरोधियों का तर्क 1192 से 1947 तक गैर कानूनी रूप से स्थापित पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देता है ये कानून। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से बाद में जो भी है उसको आपको उसी सिचुएशन में रखना है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पर किसी भी प्लेसेस जो वर्शिप के कोई भी प्लेस है उसको यहाँ पर कन्वर्जन नहीं करना है, उसका यहाँ पर उसको प्रोहिबिट किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1192 जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल किया गया था, तो यहाँ पर बाद में कहा गया कि नहीं 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी चीज़ें रहेगी उसको आपको जैसा है वैसा का ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो
एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि आर्ग्यूज दैट इस्लामिक रूल वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन मोहम्मद गौरी डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान। ओके, सो देयरफॉर इफ एनी कट ऑफ डेट वाज टू बी फिक्स्ड इट शुड बी 1192 एज आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स एंड श्राइन्स वेर डैमेज्ड एंड कन्वर्टेड टू द मॉस्क। ओके, तो ये एक इशू यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। सो एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि जीएस पेपर 1 और 2 से कि सोसाइटी से क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। और यहाँ पर दो चीज़ों का नाम है, एक तो बाबरी मस्जिद जो आपको पता है जो कि अयोध्या के अंदर है, दूसरा है ज्ञानवापी मॉस्क जो कि वाराणसी के अंदर है, और मथुरा के अंदर जो है शाही ईदगाह। ठीक है, तो ये मथुरा में है। तो ये तीन जो पॉइंट है, तीन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा चल रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि द कोर्ट नोटेड दैट द सूट फील्ड बाय द हिंदू वुमन इज लिमिटेड एंड कन्फाइंड टू द राइट ऑफ वर्शिप एज अ civil right and fundamental right as well as customary and religious right over here. The court emphasized that the suit neither sought a declaration of injunction over the property in question nor did it seek the conversion of the mosque into a temple. ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली यही बात की जा रही है कि आपको यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से जो कोर्ट कहता है उसके हिसाब से आप लोगों को चलना होता है। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर आप बाजू में देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन रिसर्जेस टू 7% एज अ गुड प्राइस अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर पहले जो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई, तो जैसे जैसे कुछ रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, सो दैट इज कॉल्ड द रिटेल इन्फ्लेशन ओवर हियर। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर दो तरीके से गिना जाता है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सेकंड वन इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है सीपीआई कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ जुलाई महीने के बारे में, यानी कि जुलाई मंथ के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पर जो रिटेल इन्फ्लेशन था दोस्तों वो 6.71% था, जो बढ़कर अभी अगस्त महीने के अंदर यहाँ पर 7% हो चुका है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगस्त 2020 के अंदर यहाँ पर 7 के ऊपर था, उसके बाद जुलाई के अंदर यहाँ पर 6.71 का यहाँ आंकड़ा दिखाई दे रहा है, और अगस्त के अंदर यहाँ पर 7 से आसपास हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। एंड दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर वी कैन से दैट article is very much important regarding the GS paper 3, okay, regarding the economy. Now let us discuss about the next article. ओके, CAA पिटिशन टू बी हियर्ड ऑन अक्टूबर 31। ओके, तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर यहाँ पर फिर से हियरिंग की जाएगी CAA पिटिशन के बारे में जो 31 अक्टूबर को की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस्क पार्टीज टू ड्रॉ रोड मैप, हाईलाइट इश्यूज, केस टू गो 3 जज बेंच। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 220 जो याचिका है, पिटिशन जो है उसको जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है जो 2019 कहा जाता है, उसके बारे में 220 पिटीशन जो है उसकी यहाँ पर हियरिंग फिक्स की गई है, जो 31 अक्टूबर को यहाँ पर की जाएगी। 3 जजेस की बेंच बैठेगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो CAA पिटीशन जो डाला गया है उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, देखते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, CAA कहते हैं, जो 12 दिसंबर 2019 के आसपास नोटिफाई किया गया था और उसको 10 जैन 2020 के अंदर उसको लागू कर दिया गया था। अगर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो CAA का यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप को यहाँ पर देना। यहाँ CAA इज टू ग्रांट द इंडियन सिटीजनशिप टू द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। ऐसी कोई परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो है यहाँ पर उसको हम लोग इंडिया भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, तो हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, क्रिश्चियन है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं या बांग्लादेश से माइग्रेट हुए हैं या अफगानिस्तान से माइग्रेट हुए हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पर क्या देंगे, सिटीजनशिप देंगे, जो अक्टूबर 12, 2019 के
पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। पर यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन रखें तो एक मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर CAA के अंदर नहीं आती है, तो ये इसका एक चैलेंज बन सकता है, ठीक है। सो दोज फ्रॉम दिस कम्युनिटीज हु हैड कम टू इंडिया टिल 31 दिसंबर 2014 ओवर ईयर, जो एक रिलीजियस परसिक्यूशन जो फेस करते हैं अपने कंट्रीज़ के अंदर, तो वो इलीगल माइग्रेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है, विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स, ओके। इलीगल इमिग्रेंट्स हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई बट गिवन द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो हम लोग उसको इलीगल इमिग्रेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, हमें उसको भारत की नागरिकता देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा है कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान जो हमारे नेबर कंट्रीज़ है, वहाँ से अगर हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन आते हैं तो यहाँ पर CAA के थ्रू यहाँ पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, और सारा का सारा जो एक्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, एंड इट मे कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द OCIs ऑन सर्टेन द पर्टिकुलर ग्राउंड्स, ओके। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी CAA के जो चैलेंजेस है काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो एक तो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, ठीक है। तो भारत का ये सपोज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट जो है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, उसको यहाँ पर उसके ट्राइबल एरियाज़ को ये एक्ट लागू नहीं किया गया है because of being included in the 6th schedule of this particular constitution over here। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि अगर यहाँ पर आप लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को साइड कर कर अगर वो सारी चीज़ें करते हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी हद तक जो है वो हारमोनी मेंटेन नहीं रख पा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक यहाँ पर चैलेंजिंग के तौर पर आती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के सामने, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट को इश्यू है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इश्यू है वो क्या है कि यहाँ पर आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985 जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, जबकि विच स्टेट्स दैट इलीगल माइग्रेंट्स, कोई भी जो वो जो स्टेट है वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, हेडिंग इन दी फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर 25 मार्च 1971 वुड बी डिपोर्टेड ओवर ईयर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आसाम के आसपास के जो इलाके हैं या नॉर्थ ईस्टर्न के जो इलाके हैं वहाँ पर सारे लोग क्या करते हैं कि वो इलीगली घुस जाते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक काफ़ी हद तक इशू देखने को मिल सकता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के रिगार्डिंग, CAA के रिगार्डिंग। इसके लिए आप लोगों को CAA के रिगार्डिंग जो भी प्रोटेस्ट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी जो माइग्रेंट है आसाम के अंदर वो करीब करीब 20 मिलियन के आसपास यहाँ पर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो है वो आसाम के अंदर है अभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये एक डेमोग्राफिक स्टेट के तौर पर सामने आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इलीगल माइग्रेंट्स जो आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देश की इकोनॉमी को अफेक्ट होता है, देश स्टेट के रिसोर्सेज को अफेक्ट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर भारत की सिक्योरिटी को भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और दूसरी ओर यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग CAA जो लागू करते हैं या नहीं करते हैं तो उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ओके, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द वायलेट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ओवर हियर। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि CAA के अंदर क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड ना कर यहाँ पर रिलीजियस हार्मोनी एक ब्रेक हो सकती है जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ सारी की सारी चीज़ें आप लोग एक पैराग्राफ के हिसाब से नोट्स बनाइए और उस चीज़ को याद रखिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ गई होगी, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल, लेट्स सी वेयर इट इज। वेट, यस अनंजा, यस, दैट इज द 13 सितंबर 2022 न्यूज़पेपर ओवर हियर, ओके। यहाँ पर एक एडिटोरियल सेक्शन के अंदर ये एक आर्टिकल आया है दोस्तों पेज नंबर 8 के ऊपर कि इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स वे इन द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर भारत जो है इंटरनेशनल लॉ का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर हमारे जो ऑथर है ये सारी की सारी चीज़ें कहते हैं, यहाँ पर डिप्लोमेट्स जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर जो पॉलिसीज़ बनाते हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर यहाँ पर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल लॉ जो है उसके रिगार्डिंग हमें नेबर कंट्रीज़ को संभालना है, हमें हमारा ट्रेड संभालना है, हमें हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना है, हमें हमारा ट्रेडिंग एस्पेक्ट देखना है,
ट्रेडिंग देखना है, यानी कि व्यापार देखना है, साथ ही साथ हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड भी देखनी है, और साथ ही साथ हमें डिफेंस कोऑपरेशन भी देखना है। इज इट क्लियर? पर बहुत सारे से जो इंटरनेशनल लॉज है उसके अंदर हम अच्छी तरीके से अभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारत जो है वो उसका अभी यहाँ पर इन सारे फील्ड के अंदर फोकस है ही है, पर दूसरे कंट्री का भी कुछ इस मामलों में फोकस है। पर यहाँ पर जो हमें जो यूज़ करनी चाहिए इंटरनेशनल लो, वो यहाँ पर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये 70 years of India's independence in association to not just rejoice in our accomplishment but also the introspect on our failings over here। ठीक है, तो हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल लॉ के अंदर यहाँ पर अच्छी तरीके से अभी तक हमें थोड़ा बहुत कामकाज नहीं किया है। हमें कुछ चीज़ें जो है इम्प्रूव करनी ही होगी। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वायरमेंट के बारे में है, ओशन के बारे में है, स्पेस के बारे में है, ह्यूमन राइट्स एंड ट्रेड के बारे में है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसके अंदर हमें अच्छी तरीके से कामकाज करना होगा। यहाँ पर अगर आप फुल फॉर्म देखें तो एक फुल फॉर्म निकल कर ये आता है CCIT। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर अगर मैं करूँ कि टेररिज्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड रिसेंटली इनिशिएटेड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसके अंदर भारत जो अच्छी तरीके से काम कर सकता है और इंटरनेशनल लॉ को अच्छी तरीके से फॉलो कर कर अपना बेनिफिट देख सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये आर्टिकल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। सो देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गाइस रिगार्डिंग द एडिटोरियल सेक्शन। ओके, सो ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें, इंडिया विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एज्यूम सेंटर स्टेज इन द सेटिंग ग्लोबल एजेंडा ओवर हियर। ओके, तो देख लीजिए यहाँ September is a hectic month in the India's diplomatic calendar on September 5 to 6 which is in the New Delhi senior officer meeting हुई थी। ठीक है, and that is held of the Quad, जो Quad की मीटिंग हुई थी 5 और 6 डेट को हुई थी, और उसके बाद जो 15-16 को होगी वो SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन SCO संघाई कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग रहेगी वो 15 to 16 पर होगी। यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर जो अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द क्वाड ओवर ईयर, तो जापान है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है। सो दैट इज अ मेंबर ऑफ द क्वाड, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली थी टोक्यो के अंदर, उसके बारे में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बारे में बात की गई, साथ ही साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की गई, और टेक्नोलॉजी को हम लोग किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं, और हमारी जो जॉइंट एक्सरसाइज एंड जो डिफेंस स्ट्रेटजीज जो है उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूँ इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर बहुत टाइम से तनाव चल रहे हैं, और यहाँ पर G20 जो है अभी G20 को जो उसके जो लीडर रहेंगे वो हमारा प्यारा भारत रहेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल यूनिक जैसे कह सकते हैं कि यूनिक एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, G20 की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इज इट क्लियर? तो गाइस कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी मेंबर कंट्री आर इन द G20 ओवर हियर। ओके, ये चीज़ आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए जैसे कि मैंने कहा कि SCO की मीटिंग जो होगी वो यहाँ पर उज़्बेकिस्तान के अंदर होगी 15 या 16 सितंबर के आसपास होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हमारे भारत और चाइना के बीच में काफ़ी हद तक तनाव की स्थिति है। तो इसी वजह से यहाँ पर G20 में हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर G20 की मैं बात करूँ, G20 कंट्रीज़ जो है उसका 75% जो GDP है, रिवेन्यू जो है उसमें से 75% जो है वो GDP को कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल GDP को कंट्रीब्यूट करता है। और G20 के अंदर जितने पॉपुलेशन है उसका 65% पॉपुलेशन G20 मेंबर के कंट्री के पास है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पर मेंबर जो है दो टुगेदर द मेंबर्स रिप्रेजेंट मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP, 75 to 80% ओवर ईयर। ओके, एंड वर्ल्ड ओके इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर 60% है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। G20 की अगर मैं जब भी बात करता हूं तो यहाँ पर G20 के अंदर 20 मेंबर है, और जो SCO की अगर मैं मेंबर की बात करूं तो यहाँ पर देखिए चाइना भी है, यहाँ पर इंडिया भी है। ठीक है, और यहाँ पर रशिया भी है। ठीक है, तो ये इंडिया,
रशिया और चाइना, ये तीनों मेंबर जो है किसके हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। पर अगर क्वाड में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इंडिया जो है और वो भी मेंबर है, ठीक है। तो क्वाड के अंदर इंडिया भी मेंबर है, क्वाड के अंदर इंडिया तो है ही है, और एससीओ के अंदर इंडिया तो है ही है। और रशिया जो है वो यूएसए से थोड़ा दूर रहता है, और यूएसए भी रशिया से दूर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वाड मेंबर्स एंड द एससीओ मेंबर्स ओवर हियर, ठीक है। आई होप आप लोग ये का आर्टिकल जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस आर्टिकल के अंदर हम लोग किस पोर्शन के बारे में बात करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, हम लोग G20 के अंदर हम लोग इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इकोनॉमी हम हर एक कंट्री की किस तरीके से, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएगी एससीओ मीटिंग के दौरान, ओके। और यहाँ पर जो भी इश्यू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में या चाइना और रशिया के बीच में, तो उसको यहाँ पर सॉल्व आउट किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल ओवर हियर। Yes. Supreme Court rejects a petition linking pornography to sex crimes over here. So issue of such a link is स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल केसेस कोर्ट सेज, ओके। तो यहाँ पर एक पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो की पोर्नोग्राफी का जो है सोसाइटी के अंदर क्या इंपैक्ट होता है और साथ ही साथ चिल्ड्रन के माइंड के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। गाइज दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जीएस पेपर 2 इश्यू रिलेटेड टू द चिल्ड्रन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। और यहाँ पर आज इस स्लाइड्स के अंदर हम लोग जानेंगे कि पोर्नोग्राफी जो है उस अगर देखने से क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या अफेक्ट होता है दिमाग में अंदर, चिल्ड्रन के दिमाग क्या क्या सोचते हैं और उसके बारे में बाद में क्या उसका बिहेवियर होता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ भारत के अंदर पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग कोई लॉ है या नहीं है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट डी नॉट एंटरटेन अ प्ली एडवोकेटिंग अ लिंक बिटवीन वॉचिंग इंटरनेट पोर्न एंड सेक्स क्राइम्स इन द इंक्लूडिंग द चाइल्ड अब्यूज, ठीक है। यहाँ पर पोर्नोग्राफी का में कहा गया है कि अगर आप प्राइवेट प्लेसेस पे अगर या पोर्नोग्राफी देखते हैं तो इसको क्राइम नहीं माना जाएगा, पर यहाँ पर आप पब्लिक प्लेस पे अगर पोर्नोग्राफी देखते हैं तो उसको क्राइम माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर प्राइवेट प्लेस पर अगर आपने चाइल्ड अब्यूसेस के बारे में कुछ भी मटेरियल देखा या सुना तो वो भी क्राइम के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से मैच्योरिटी लेवल के साथ आप समझ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कहा गया इट्स सेड पुलिस प्रॉब्ड वुड रिवील इट इफ पोर्न व्यूइंग हैड ट्रिगर्ड द क्राइम और नॉट, ठीक है। तो यह कहा जाता है कि भाई कि अगर पोर्नोग्राफी देखने से क्या ये क्राइम को बढ़ोतरी मिल रही है या क्या ये सेक्स क्राइम को बढ़ोतरी मिल रही है या नहीं है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्ली डाला गया था एडवोकेट के थ्रू कि जो पोर्नोग्राफी को हमें बैन कर देना चाहिए, यहाँ पर क्राइम के उससे सेक्स क्राइम बढ़ते हैं, ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग बैन नहीं कर सकते, प्राइवेट प्लेसेस में ये कुछ भी करें यहाँ पर उसको क्राइम नहीं डिनोट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि पोर्नोग्राफी देखने के बाद कोई क्राइम हुआ है, सेक्सुअल क्राइम हुआ है, ठीक है, या सेक्सुअल वायलेशन हुआ है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी और जांच कमेटी के बाद जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Uday Umesh Lalit ji and S. Ravindra Bhatt on Monday said child sex abuse was a crime by itself, okay, and investigation into individual cases by the police would reveal whether or not viewing or of pornography had triggered the crime, okay, कि क्या पोर्नोग्राफी देखने के बाद वो क्राइम किया गया है या नहीं किया गया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठेगी और साथ ही साथ यहाँ पर कमेटी बैठने के बाद जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसके हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में यहाँ पर कोई भी मटेरियल देखा होगा तो यहाँ पर क्राइम हो सकता है ये, ठीक है। तो एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि लॉज ऑफ पोर्नोग्राफी इन इंडिया एक्चुअली है क्या। तो भारत के अंदर अगर देखा जाए तो पर्सनल प्लेसेस के अंदर आप अगर पोर्नोग्राफी देखते हैं तो उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है और वो बैन भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर द सुप्रीम
Supreme Court order, Department of Telecommunication banned several websites over here containing the child pornographic material. अगर child pornographic material को यहाँ पर आपने encourage किया, यहाँ पर उसको बढ़ावा दिया, तो ये crime हो सकता है as per this particular law of pornography in the India. अगर मैं बात करूँ information technology एक्ट 2002 के बारे में, so that is a punishable to show चिल्ड्रन एनी पोर्नोग्राफिक कंटेंट. अगर आपने किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के तहत यहाँ पर उसको हम लोग पनिशेबल मानेंगे और यहाँ पर आपको जेल भी हो सकती है, 3-4 साल की जेल हो सकती है. आपको यहाँ पर फाइन जो है वो भी पे करना होगा और बाकी की आगे की प्रोसीजर हो सकती है. ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैच्योरिटी लेवल के साथ समझ रहे हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऑफ द पोर्नोग्राफी ऑन चिल्ड्रन एंड सोसाइटी. ठीक है, तो कि साइकोलॉजिकल दोस्तों अफेक्ट हो जाता है और इम्पैक्ट हो जाता है यहाँ पर चिल्ड्रन के दिमाग के अंदर. ठीक है, तो पॉर्न क्रिएट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन, जैसे कि वो डिप्रेशन में आ जाता है, तुरंत डिप्रेशन में आ जाना, तुरंत गुस्से में आ जाना, एंग्जाइटी का अटैक आ जाना. ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाना. ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर डे टू डे लाइफ में चिल्ड्रन जो है जो भी फंक्शंस करते हैं उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ जाना, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसकी चेंज हो जाना, उसके वर्क में अफेक्ट देखना और यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप में भी 19-20 चलना, यानी कि सोशल रिलेशनशिप भी यहाँ पर खराब हो सकते हैं. सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट टू वैन एवर यू वॉच दिस पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी. ओके, तो चिल्ड्रन के माइंड के ऊपर ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है. इफ़ आई टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन सेक्सुअलिटी, तो यहाँ पर अगर वो बार बार यही चीज़ देखता रहता है तो यहाँ पर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है या सेक्सुअल अबेसेशन है, ठीक है, उसके जो सेंसेस है उसको यहाँ पर डैमेज हो सकता है, विच लीड्स टू द विलिंगनेस टू डू सम थिंग्स इन द रियल लाइफ. ठीक है, जो ये प्रोसेस है जब ये होनी चाहिए तो उस टाइम हो नहीं पाती है. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दैट इज़ अ पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऑन द सेक्सुअलिटी ऑल्सो. बाद में सबसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो खराब में से खराब जो एडिक्शन है, ठीक है, जो लिकर से भी ऊपर आता है, स्मोकिंग से सबसे ऊपर आता है, वो है सेक्सुअल एडिक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि एक्सपर्ट का यही कहना है कि यहाँ पर पोर्नोग्राफी जो है इसको हम लोग एडिक्शन ही मानते हैं. ठीक है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, व्यसन ही मानते हैं. पोर्नोग्राफी इज लाइक एन एडिक्शन. इट प्रोड्यूसेस अ सिमिलर अफेक्ट ऑन द ब्रेन एज प्रोड्यूस द कंजप्शन ऑफ ड्रग और अल्कोहल ऑन ए रेगुलर बेसिस. जब भी आप ड्रग और अल्कोहल रेगुलर बेसिस के ऊपर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी एक हैबिट लग जाती है, आपको वो चाहिए मतलब चाहिए. ठीक है, कुछ भी कर लो आप, कोई भी जो अगर एडिक्टेड पर्सन है वो कुछ भी अरेंजमेंट कर उसका इंतजाम करेगा. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है. सेक्सुअल एडिक्शन की वो भी उसी केस के अंदर आता है एज पर द एक्सपर्ट ओवर हियर. ठीक है, आपके बिहेवियरल जो है उसमें चेंज हो सकता है, बिहेवियरल इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि एडोलेसेंट पोर्नोग्राफी यूज इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्गर बिलीफ इज इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स पर्टिकुलरली फॉर मेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर मेल एडोलेसेंट्स जो है हु व्यू पोर्नोग्राफी फ्रीक्वेंटली आर मोर लाइकली टू व्यू वुमन एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वो महिलाओं को जो हर रोज़ पोर्नोग्राफी देखता है वो महिलाओं को एक साधन ही समझता है भोगने का. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं. तो दोस्तों आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं एक मैच्योरिटी के साथ. ठीक है, कि पोर्नोग्राफी जो है चिल्ड्रन के दिमाग के ऊपर क्या अफेक्ट डाल सकती है और जो भी ये देखता है तो उसको सोसाइटी के हिसाब से क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं. अगर मैं बात करूँ कि पोर्नोग्राफिकल जो साइट्स हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए कि कोई पोर्नोग्राफिकल साइट से जो मटेरियल अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है. अगर मैं कोविड-19 की दोस्तों में बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कोविड-19 के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत के लोगों ने पोर्नोग्राफिक वेबसाइट जो है विजिट की है एज पर दिस सर्वे. ठीक है, तो यहाँ पर वो जब भी आप वेबसाइट को विजिट करते हैं, आप उसके जो मटेरियल जो है कंज्यूम करते हैं, तभी उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और वो पैसा इन्हीं चीज़ों में यूज़ होता है. जैसे कि यहाँ पर वुमन ट्रैफिकिंग, आप लोगों ने खुदा हाफिज़ मूवी देखा होगा, तो वहाँ पर जिस तरीके का कंसेप्ट था, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड द वुमन ट्रैफिकिंग. ठीक है, महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यहाँ पर लड़कियों को बेचना, महिलाओं को बेचना. ठीक है, तो ये वुमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है जब भी आप पोर्न देखते हैं तो. और कई सादा पैसा जो है टेररिज्म
को फंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से ये आर्टिकल को रिलेट कर पा रहे हैं और मैच्योरिटी के साथ देख रहे हैं कि जो एक आपका एडिक्शन हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक वुमन का ट्रैफिकिंग हो सकता है और कहीं ना कहीं वो टेररिज्म को एंकरेजमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो जैसे आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा दोस्तों, कि थंबनेल में क्या था कि क्या भारत नागालैंड को सेपरेट होने देगा और क्या है नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पर नागा डेलीगेशन मीट शाह पुशेस फॉर रिविल ऑफ टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड का यही एक कहना है कि हमें एक अलग से स्टेट चाहिए, हमें एक अलग से नागालैंड चाहिए जिसको हम लोग नागालैंड के तौर पर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, सो नागा डेलीगेशन लीड बाय दी Nagaland Chief Minister Nifioy Rio met Union Home Minister Amit Shah on Monday to push for revival of talks between the center's envoy and इसका म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के एक पार्ट हुए थे, आप लोगों को मैं बता दूँ। एक तो था NSCNIM। ठीक है, IM का मतलब होता है इसका म्यूवा, इसका म्यूवा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो NSCN है उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो चीज़ें स्प्लिट हुई थी। एक तो NSCN जो था वो बना था एक NSCN और उसके बाद बना था NSCNIM। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैप देखा जाए तो ये है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न का मैप, जहाँ पर ये है दोस्तों नागालैंड। ठीक है, अगर आप लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर नागालैंड ओवर हियर। ओके, यहाँ पर नागालैंड जो है वहाँ पर वो यही कहना चाहता है कि नागालैंड में जो भी रहेगा वो नागालिम कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ नागालैंड का इलाका है, पर अगर यहाँ पर वो उन लोगों को अलग से नागालैंड जो है वो अलग से चाहिए, ठीक, अलग से स्टेट के तौर पर चाहिए, तो यहाँ पर कई जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के उसके भी इलाके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आसाम है, आसाम का थोड़ा पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो है आसाम का पोर्शन है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का यहाँ तक थोड़ा पोर्शन यहाँ से लगता है, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से घूम कर पूरा का पूरा वापस नागालैंड में आ जाता है, और थोड़ा बहुत म्यांमार में भी लगता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत म्यांमार का भी यहाँ से इलाका देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो डिमांड फॉर ग्रेटर नागालिम इंक्लूड्स ऑल ऑफ नागालैंड एंड पार्ट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। तो आप लोगों को एक स्टेटिक जीके के तौर पर पूछा जा सकता है कि डिमांड फॉर ग्रेट नागालिम इंक्लूड्स विच काइंड ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। ओके, अरुणाचल प्रदेश, असम, म्यांमार, और इस तरीके के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। आई होप ऑल्सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑरेंज पोर्शन है उसको यहाँ पर कहा गया है कि द शेडेड एरिया इज ग्रेटर नागालिम एज डिमांडेड बेस्ड ऑन द नागा पॉपुलेशन एंड हिस्टोरिकल डोमेन। हिस्टोरिकल डोमेन और उसके पॉपुलेशन के हिसाब से उसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे नागालिम। ठीक है, सो 1918 के अंदर नागा क्लब जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर नागा नेशनलिज्म श्वान चला था। उसके बाद 1946 के अंदर NNC जो था उसकी लीडरशिप के एज ए फिजो, ठीक है, एज ए फिजो NNC जो बॉर्न हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ एज ए फिजो। उसके बाद 14 अगस्त 1947। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो क्या है, 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर नागालैंड पहले एक दिन पहले आज़ाद हो गया, जैसे कि पाकिस्तान का डेट है देखा जाए तो पाकिस्तान का क्या है 14 अगस्त 1947 है। तो नागालैंड भी इसी टाइम पर पहले अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि हम लोगों ने बाद में कहा कि भाई रुक जाओ कि 15 अगस्त कल ही है ना, तो थोड़ा बहुत रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 15 अगस्त 1947 को डिक्लेयर कर दिया कि वी आर दी इंडिपेंडेंस। किसने डिक्लेयर कर दिया? नागा नेशनल काउंसिल ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और उनका कहना है कि हमारा एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा एक अलग से रीजन होगा, हमारे लोग अलग होंगे, ये सारे की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नागालैंड जो है पीस मिशन क्रिएट किया गया, सीज फायर साइन किया गया कि भाई थोड़ा बहुत शांति रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1955 की बात, ठीक है, 1947 के बाद 1955। सो NNC बिगिंस आर्म्ड इंसर्जेंसी, दिल्ली इम्पोजेस दी आसाम डिस्टर्ब एरिया। उसके बाद आसाम को यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया घोषित करना पड़ा। उसके बाद आपसा एक्ट लगाया गया। आप लोगों ने आपसा एक्ट देखा होगा, मेरे कई ऐसे वीडियोज़ में है जहाँ पर मैंने आपसा एक्ट के बारे में यहाँ पर बात किया है। कैन यू टेल मी गाइज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द आपसा? सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपसा का जो है वो मुझे
आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आफ्सपा एक्ट। ओके, तो यहाँ पर बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर यहाँ पर आफ्सपा जो एक्ट है उसको लागू कर दिया गया। उसके बाद नागालैंड 1963 के अंदर बॉर्न हुआ। ठीक है, नागालैंड बॉर्न हुआ, उसके बाद उसके सीज फायर किया गया और बाद में शिलोंग अकॉर्ड साइन किया गया और उसके बाद एक NSCN जो है एक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड फॉर्म हुई। बाद में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होने की वजह से वो दो पोर्शन में सेपरेट हो गई, एक तो NSCN-K और दूसरा NSCN-IM। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। 1997 के अंदर जो सीज फायर साइन किया गया था वो NSCN-IM के थ्रू किया गया था और NSCN-K जो है उन्होंने सीज फायर जो साइन किया था वो 2001 के अंदर किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से इस आर्टिकल को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अमित शाह देखते हैं कि क्या अभी अपना थोड़ा बहुत दिमाग चलाते हैं और नागालैंड को किस तरीके से साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, उन लोगों का ये एक पॉइंट है कि द 3 पॉइंट्स वी हैव टू कवर इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर डिमांड। ओके, कि एक्सक्लूडेड पॉइंट क्या है कि आर इंक्लूसिव ऑफ दी ये जाबो, यानी कि हमारा एक नागा कॉन्स्टिट्यूशन अलग से होगा। यहाँ पर नागा डोमिनेटेड एरिया जो है, जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जो है उसमें से थोड़ा पोर्शन हम लोग ले लेंगे और यहाँ पर टेरिटरी काउंसिल जो है उसको हम लोग बिठाएंगे मणिपुर के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, तो ये सारे की सारी उन 3 तरीके की डिमांड उन लोगों ने रखी है। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इस आर्टिकल से आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझनी थी कि नागालैंड क्या है, नागालैंड का क्या डिस्प्यूट चल रहा है भारत के साथ। 1947 में 14 अगस्त को वो भाई साहब जो है तो अलग हुए थे 1964 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1963 के अंदर नागालैंड बॉर्न हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इसके अंदर से याद रखनी है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। जैसे कि कहा था 8 अफ्रीकन चीता टू लैंड इन जयपुर ऑन फ्राइडे ओवर हियर। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो जन्मदिन है, ठीक है, वो कभी आता है 17 सितंबर, मिस्टर मोदीज बर्थडे ओवर हियर। ठीक है, तो उसी दिन यहाँ पर जो चीता जो लेपर्ड जो है जिसको हम लोग कहते हैं चीता, उसको लाया गया था। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि 8 चीता जो है लास्ट वीक में नाबिया से इसको लाए गए थे। बाद में यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइट जो फ्लाइट्स है उसके अंदर लाए गए थे और वहाँ पर जयपुर के अंदर लैंड किए गए और ये कुन्नू नेशनल पार्क जो है वहाँ पर उसको रिलीज़ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। गाइस, कैन यू टेल मी कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये चीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है और सभी लोगों ने कहा है कि कुन्नू नेशनल पार्क के अंदर ही वो सर्वाइव कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 40 मिनट की जर्नी के बाद यहाँ पर कुन्नू नेशनल पार्क के अंदर उसको रिलीज़ किया जाएगा 17 सितंबर के दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने यही चीज़ कही थी कि ये जो चीता है वो उसी दिन लाया जाएगा जब नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये चीज़ कही गई है। ठीक है, आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। पर नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी पर्टिकुलर चीता ओवर हियर। ओके, यहाँ पर चीता के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया विल बी सून रिलीजिंग द चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नाबिया। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका और नाबिया से ये दोनों मिलते हैं जो कि लाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका और नाबिया से और वहाँ पर लाए जाएंगे कुन्नू पालपुर जो है शिहोपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर उसको लाया जाएगा। ठीक है, सो इट विल इनिशिएट इंडियाज एम्बिशियस प्लान ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल एंड रीलोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चीता। 1947 में अगर देखा जाए तो सब जो लास्ट चीता स्पॉट किया गया था उसकी डेथ हो गई थी 1947 के दौरान। पर बाद में यहाँ पर 1952 के दौरान कंट्री के अंदर एक्सटिंक्ट उसको डिक्लेयर किया गया था कि अभी इसकी जो प्रजाति है लुप्त होने के कगार पर है, अभी हमारे पास वो चीता है नहीं। ठीक है, तो चीता जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है जो अफ्रीका के अंदर रहता है और एशिया के अंदर रहता है। एक तो होता है अफ्रीकन चीता एंड सेकंड वन इज द एशियाटिक चीता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्रेट ओवर हियर। किसका थ्रेट क्या है? तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर उसकी जो रहने की जगह है, जो जंगल है, उसको हम लोगों ने डैमेज कर दिया है। लॉस ऑफ हैबिटेट जो है, यहाँ पर लॉस ऑफ प्रे एंड इलीगल ट्रैफिकिंग होती है उसके जो है उसके बॉडी पार्ट्स की, उसके नाखूनों की, उसके स्कैल की, यहाँ पर उसके स्किन की। तो यहाँ पर इलीगल ट्रैफिकिंग ये भी एक वजह है, ये एक उसकी प्रजाति लुप्त होने का कारण है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो है डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट यानी कि डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो जैसे
जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाएगी, हमें जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जंगल काटने पड़ेंगे, तो वो लोग दोस्तों जाएंगे किधर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। सो डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर, इवेंचुअली एग्रीकल्चर के लिए भी हमें क्या काटना पड़ेगा, पेड़ काटना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। एग्रीकल्चर इवेंचुअली लेड टू लीज फॉरेस्ट लैंड एंड चीता हैबिटेट, ठीक है। तो चीता रहेंगे तो रहेंगे किधर, आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से, साथ ही साथ ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यू हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को और यहाँ पर जो हमारा नेचर है उसको, ठीक है। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ डिक्लेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। जो नागालैंड का हम लोगों ने अभी आर्टिकल पढ़ा, उसमें एक मुझे आपको फोटो दिखाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर पीस एग्रीमेंट हुआ था, जैसे कि कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट हुआ था, ब्रू एकॉर्ड 2020 हुआ था, बोडो पीस एकॉर्ड 2020 हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है इसके अंदर बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था, तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे, पीस एग्रीमेंट किए थे, ठीक है। तो जैसे कि देखा जाए इस मैप के अंदर, तो यहाँ पर देखिए आसाम के अंदर, ठीक है, आसाम के अंदर देखिए ये है, दैट इज़ आसाम, ठीक है। हाँ, ये जो आसाम है उसके अंदर हमने कार्बी एंगलोंग जो है एग्रीमेंट किया था, बाद में रायभोई जगह है वहाँ पर एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। यह है हमारा प्यारा सा भारत, यह है इंडिया, ओके। यहाँ पर दीफू, भोखाजन, आसाम जो है, कार्बी एंगलोंग जो है, ये सारे के सारे एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है, ओके। यहाँ पर बोडो भी है, पीस एकॉर्ड 2020 जो हुआ था, ठीक है। फॉर ऑटोनॉमी इज़ प्रोवाइडेड टू द बोडोलैंड टेरिटरी रीजन BTR विच इज़ इन दी आसाम। तो आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे। नागा इंसरेंसी जैसे कि NSCN, NKRK एंड IM, ठीक है। के स्टैंड्स फॉर दी खांगो, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, उसके साथ हम लोगों ने पीस एग्रीमेंट करके रखे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अफ्रीकन चीता, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। सेंटर इज ट्राइंग टू कर्ब लुम्पी स्किन डिसीज। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही या एक हफ्ते शायद पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लुम्पी स्किन डिसीज एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेंटर इज ट्राइंग टू कर्ब लुम्पी स्किन, उसको हम लोगों को टैकल करना चाहिए। अगर टैकल नहीं करेंगे तो डेयरी प्रोडक्शन में बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमें बहुत सारा नुकसान होगा, लॉस होगा। और यहाँ पर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है उन्होंने यही सारी चीज़ें जो है मोदी साहब को बताई है और कही गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा जो स्किन डिसीज़ है राजस्थान के अंदर भी पाया जाता है, उसके बाद पंजाब के अंदर और उसके बाद गुजरात के अंदर ये लंपी स्किन डिसीज़ पाया जाता है। उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ लंपी स्किन डिसीज़। तो उसके जो वायरस है उसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर कोई इंसेक्ट है, यहाँ पर कोई मॉस्किटो है या कोई हनी बी है, उसके काटने से ये वायरस फैलता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर ये जो है बफेलो के अंदर ये वायरस फैलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेयरी कैटल है, ठीक है, जो वाटर कैटल जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। स्प्रेड्स थ्रू दी बाइटिंग फ्लाइज, मॉस्किटो स्टिक्स एंड कंटीमेंटेड फूड एंड वाटर, ओके। यहाँ पर 4 से 14 दिन के अंदर इसके जो इंक्यूबेशंस जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और बाद में आपको रिएक्शन दिखाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वायरस जो है एनिमल्स के लिम्फ नोड्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, जो enlarge and look like lump like blisters, ओके। और जैसे हम लोगों ने देखा था तभी न्यूज़ के हिसाब से, तो ऐसे इस तरीके के दाने दाने हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का एम्बोजिंग हो जाता है उसकी स्किन के ऊपर। इज इट क्लियर? सो इफ ब्लाइस्टर्स ब्रेक सेकेंडरी इन्फेक्शंस इन द रो वाउंड्स कैन प्रोवाइड डेडली ओवर हियर। एंड आई वांट टू ऑल्सो टेल यू दैट कि यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं या उसकी जो इन्फेक्टेड जो एनिमल्स है उसकी जो वेट जो है कम हो जाती है, वो कंसिडरेबली जो उसका मिल्क है, मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। तो बहुत सारे लंपी स्किन डिसीज के बहुत सारे चैलेंजेस सामने हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से ये आर्टिकल समझ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें
कि LSD जिसको हम लोग कहते हैं कि लोअर्स मिल्क येड, ठीक है, हम लोगों को इसके लिए वेरी होना पड़ता है कि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो डेयरी इंडस्ट्री जो है 13 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से उसके आसपास के हिसाब से यहाँ पर टर्नओवर चलाती है, ठीक है। और भारत जो है विश्व का मिल्क नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री माना जाता है, जो हर साल 2020 और 21 की बात करूँ तो 209 मिलियन टन जो है हम लोगों ने मिल्क को प्रोड्यूस किया था भारत के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली डेयरी ऑपरेशन जो है बहुत गृह उद्योग के तौर पर सामने आते हैं। अगर यहाँ पर डेयरी प्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर गृह उद्योग चलेगा तो चलेगा कैसे, डेयरी फार्मिंग कैसे चलेगी, डेयरी प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। बहुत सारी इश्यू सामने आते हैं अगर यहाँ लंपी स्किन डिसीज़ बाहर नहीं निकला तो, ठीक है। और यहाँ पर फॉर मेनी रूरल फैमिलीज, ठीक है, जो मिल्क फ्रॉम 2 और 3 जो काऊ जो थी वो उसकी जो इनकम थी वो थोड़ी बहुत उसमें गिरावट आ चुकी है, ठीक है। आई होप सो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। और ये इन्फेक्शियस जो है वायरस है, सो वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू ये रहता है। देयर आर नो क्योर फॉर LSD ओवर हियर, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा इसका डेथ रेट देखा जा रहा है, उसके बाद पंजाब के अंदर, उसके बाद गुजरात के अंदर, उसके बाद हरियाणा के अंदर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ रहे हो। और जो भी पर्सन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उसको आप लोगों को याद रखना है, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे 8 केसेस जो निकले हैं जो डेथ के हैं, पर राजस्थान पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पर कहा गया इस आर्टिकल के अंदर कि यूक्रेन क्लेम्स मोर टेरिटोरियल अगेंस्ट, तो यूक्रेन ने कहा है कि रशिया ने जितना हमारा ज़मीन हथिया लिया है, हम लोग प्लानिंग में ही है कि हम लोग अभी हमारी ज़मीन वापस लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, एज़ पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ समझ सकते हैं। अगर ये आर्टिकल भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया में नीड अप टू 28 गीगावाट इन न्यू कोल फायर्ड प्लांट्स बाय 2032, ठीक है। जैसे जैसे हमारा 2032 जैसे जैसे हमारा आगे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कंजप्शन का जो रेट है सबसे ज़्यादा आगे जाने वाला है। सो इंडिया में नीड अप टू 28 गीगावाट्स ऑफ न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बाय 2032 टू मीट पावर डिमांड दैट इज expected to more than double from the current 404.1 gigawatt. A government advisory body said, signaling more increases in coal used by the world's third largest greenhouse gas emitter, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ सकती है, कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करनी होगी, जो हम लोग कोल से कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोल फायर्ड प्लांट्स बाय 2032, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। आई होप सो आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें समझ रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप सो अभी सारे के सारे आर्टिकल हो चुके हैं, कोई भी आर्टिकल बाकी नहीं रहा, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आराम से और डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशंस लाइक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इंडियन नेवी INET, नेशनल डिफेंस एकेडमी, टेरिटोरियल आर्मी, एयरफोर्स ग्रुप X and Y, and if you are also preparing for banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO and RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and online platform is available for the students also over here, okay? So I hope you all are enjoy this particular session। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इसलिए डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ कि आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सके और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से कर सके। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट्स, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में। रेगुलर कमेंट्स चेक करता हूँ और यहाँ पर कमेंट्स देखने के बाद मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या इश्यू फेस करते हैं, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी है कि आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में आपके सजेशन डालिए, आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो उसको डाउट्स को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एंड इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर Yes Sampat Educator channel, okay, so please subscribe our channel in this YouTube over here, okay। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।